नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम लीगल हेल्पलाइन में जानेंगे निर्भया प्रकरण के बाद आपराधिक कानून में क्या कुछ संशोधन हुए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इनसे जुड़े किसी भी सवाल पर अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और आपके जिन सवालों का जवाब चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जाने कि आपराधिक कानून में क्या कुछ संशोधन हुए, खासकर निर्भया प्रकरण के बाद क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। ये जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो क्यों यहाँ पर संशोधन हुए हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, इन पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रश्मि सिंघानिया जी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सीधा सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। खासकर निर्भया का मामला जब सामने आया था, पूरे देश में देखा गया था किस तरह से बदलाव के लिए पूरा देश एकजुट होता हुआ नजर आया था। एक अलग तरह का मामला सामने आया था, लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे। उसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ बदलाव हुआ और इनकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी थी। जी, इसके पहले मैं आपको संक्षेप में निर्भया के जो गैंग रेप हुआ था उसके बारे में कुछ बताती हूँ। 16 दिसंबर 2012 को जब ये दिल्ली में गैंग रेप हुआ तो उसके ठीक 6 दिन बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई। जस्टिस JS वर्मा जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके अंडर में एक जुडिशियल कमेटी बैठाई ताकि पता चले अमेंडमेंट, हमारे क्रिमिनल लॉ में ऐसे अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी ताकि वो सेक्सुअल एक्ट ऑफेंसेस जो वुमेन के अगेंस्ट में हो रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये इसमें एक 80,000 पेटिशंस और ओपिनियंस वुमेन ग्रुप्स, NGOs, लॉयर्स, जूरिस की तरफ से आए। उन सबको ध्यान में रखते हुए ये वर्मा कमेटी रिपोर्ट बनी। उस रिपोर्ट में यह निकल कर आया कि ड्यू टू फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पुलिस ये अट्रोशियस एक्ट्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं। अच्छा। इसके बाद एक बिल पेश किया गया जो राज्यसभा से, जिसको स्वीकृति मिली 19 मार्च 2013 को, और लोकसभा से इसको मिली 21 मार्च 2013 को। फिर प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिलने के बाद यह एक्ट फोर्स में आया 3 अप्रैल 2013 को। और तब से यह वुमेन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते रहे हैं उससे वुमेन को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। हम एक बार फिर अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि 2013 के बाद आपराधिक कानून में क्या कुछ संशोधन हुए हैं, इनको जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और टेलीफोन नंबर हमारे आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। मैम, एक चीज़ देखी गई, जैसा आपने बताया 2013 में ये इसमें कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। एक बिल पास किया गया जहाँ मंजूरी यहाँ पर मिली राज्यसभा में, लोकसभा में और उसके बाद फिर राष्ट्रपति से। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने बताया कि कुछ ना कुछ कमी यहाँ पर थी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए या फिर पुलिस की तरफ से देखा जाए। 2013 के बाद से आपको क्या लगता है कितना क्या बदलाव यहाँ पर आया है? हिमांशु जी, जैसे देखिए इसमें एक्चुअली विद द एडवेंट ऑफ टाइम कि क्राइम्स भी अलग अलग रूप से बढ़ते गए, उस चीज़ को मद्देनज़र करते हुए कुछ क्रिमिनल लॉज में ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए हैं ताकि वो डील विद कर सके और उससे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो ऑफ गिल्टी को। इसमें मैं बताती हूँ आपको कि IPC के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस इम्प्लीट किए गए हैं, जैसे एसिड अटैक है, उसके लिए कुछ सजा का प्रावधान। इस पर हम बात करेंगे, जैसे आपने एसिड अटैक की बात करी है, इस पर हम बात करेंगे। पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको ले लेते हैं। राजस्थान से सोनवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोनवीर जी, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका, बताइए। सोनवीर जी। सवाल ये है जी, जी टीवी पर देखते उत्तर प्रदेश में घणों कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है जी। जी सोनवीर जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैं हर दिन टीवी पर देखता हूँ जी, कानून व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुई है। जी, आप क्या चाहते हैं? इसमें क्या मोदी आएगा तो उससे फर्क पड़ेगा क्या जी? तो मोदी की सरकार आए तो अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस राजनेता को, किस राजनीतिक दल को आप देखते हैं जो बहुत अच्छा है कानून व्यवस्था से लड़ने में। फिलहाल आज हमारा मुद्दा कुछ और है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये चीज मैं आपसे कहूंगा कि जो आपको लगता है जो राजनीतिक दल बहुत अच्छा है, आप मतदान जरूर करें उसको। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि 2013 के बाद जो आपराधिक कानून में कुछ संशोधन हुए हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ी और ऐसा क्या हुआ था और उसके बाद से कितना कुछ बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश से हमारे साथ अशोक अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप, किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, कहिए। हाँ सर जी, मैं पूछना ये चाह रहा था जी कि अभी मध्य प्रदेश में 2013 से आज दिनांक तक कौन कौन से कानून जो है आपराधिक प्रश्नों में लागू हुए हैं जो है वो ध्यान के आप मध्य प्रदेश में क्या कुछ अलग से कानून ऐसे लागू हुए, ऐसा कुछ है जो 2000? तो यूनिवर्सल आईपीसी सीआरपीसी तो पूरे इंडिया के लिए सेम है। तो उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अशोक जी, ये यूनिवर्सल है, मध्य प्रदेश की बात, राजस्थान की बात अलग नहीं है। कानून कानून होता है और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। या फिर आपका कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। तो मैम, बात यहाँ पर चल रही थी, जैसे आपने एसिड अटैक के बारे में बताया, एसिड अटैक के बारे में आप बता रही थी। जी, मैं आईपीसी में कुछ ऐसे सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं जो पहले नहीं थे। जैसे एसिड अटैक हुआ, किसी विक्टिम में अगर एसिड अटैक होता है तो उसमें जो गिल्टी है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। और अटेम्प्ट टू एसिड अटैक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस थी, अब उनको पूरा लॉ में एक सेक्शन इंक्लूड कर दिया गया है ताकि वो जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन होते हैं वर्क प्लेस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, उसको डील विद करने के लिए। एंड सेकेंडली स्टॉकिंग एंड लास्टली स्टॉकिंग, जैसे एक महिला को लगातार पीछा किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, उसको वो अगर जो इंटरनेट यूज़ कर रही है उसको भी उसको उसकी पूरी उसको डिटेलली उसको स्टॉक किया जा रहा है, उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो ये सब आईपीसी में ये सारे ऑफेंसेस इंक्लूड है और इनके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। बिल्कुल। अगर इससे पहले की बात करें, 2013 से पहले की अगर बात करें, तो एसिड अटैक, स्टॉकिंग जैसे जो मामले सामने आते थे, हैरेसमेंट के मामले जो सामने आते थे, क्या इनमें कोई कार्रवाई नहीं होती थी या फिर कुछ कानूनी प्रावधान इसके लिए नहीं थे पहले? नहीं, इसमें इनमें और जो क्रिमिनल लॉज को और स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है ताकि और इससे डील विद करने के लिए और गिल्टी को जल्दी से जल्दी पनिशमेंट देने के लिए, ताकि इसमें इजी रह जाए कोर्ट को। तो ये डे टू डे ट्रायल बेसिस पे हो जाता है तब, और ये जल्दी भी हो सके और इफेक्टिव रेमेडी भी हो जाए। एक चीज़ जो यहाँ पर निकल के सामने आती है, महिलाओं को लेकर ही ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं और ये बदलाव यहाँ पर किए गए हैं 2013 के बाद। मैं एक चीज़ मैम जो जानना चाहता हूँ कि कई महिलाओं को इस बारे में पता नहीं होता है। स्टॉकिंग को वो नॉर्मल समझती हैं और कोई इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं करती हैं और ना ही अपनी बात आगे वो रखती हैं। तो ऐसे में ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो वो क्या कर सकती हैं, उनको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, क्या कार्रवाई करना चाहिए? ऐसे में उसको महिला को तुरंत एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर करनी चाहिए और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहिए पुलिस के सामने। और स्पेशली जब जो पीड़ित है वो महिला है तो उसके उसमें सीआरपीसी में ये भी अमेंडमेंट हुआ है, अगर उस पीड़ित के संग में कुछ भी अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसका स्टेटमेंट, पहले कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज होता था वो ऑफेंस वो रिकॉर्ड कर लेता था महिला का स्टेटमेंट। लेकिन अब संशोधन के बाद एक महिला का जो ऑफेंस होता है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड एक महिला ऑफिसर ही करेगी या एनी विमेन ऑफिसर करेगी। तो यह एक बड़ा मेजर अमेंडमेंट है। ठीक है, लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2013 के बाद क्या आपराधिक कानूनों में संशोधन हुए हैं और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी थी और क्या कुछ आगे हो सकते हैं, इस पर आप चर्चा कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बड़ी बात जो यहाँ पर निकल के सामने है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, पुलिस की क्या भूमिका यहाँ पर रहनी चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लेडीज़ पुलिस वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी यहाँ पर किया गया है। लेकिन कई जगह पर ऐसा है कि जहाँ लेडीज़ पुलिस नहीं होती है और महिलाएं कुछ उनको झिझक भी होती है कि पुरुष पुलिसकर्मियों के सामने जाएं, अपनी तकलीफ़ें वहाँ पर रखें।
लेकिन ये एक्चुअली अब ये अमेंडमेंट के बाद ये मैंडेटरी हो गया है कि अगर किसी महिला के संग ऐसा होता है तो वो अपना स्टेटमेंट सिर्फ विमेन पुलिस ऑफिसर के सामने ही करेगी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो विक्टिम होती है वो फ्री नहीं फील करती है मेल पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी इन्फॉर्मेशन देने में या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने में। इसलिए इस अमेंडमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी हो गया है कि पुलिस ऑफिसर उसी पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस ऑफिसर के सामने ही वो अपना इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट दर्ज करवाए। पुलिस किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई करेगी? जैसे कि कोई महिला गई है, उसने अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई, तो पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी, ऐसा कुछ यहाँ पर है? या फिर ठीक है, पहले आप सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करिए, पहले आप ये दीजिए, पहले आप वो दीजिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर काफी सख्ती यहाँ पर बरती जाती है। देखिए, बाकी सब प्रोसीजर्स तो एज इट इज सीआरपीसी में जैसे डील करते हैं वही है, बट बेसिकली व्हेन द ऑफेंस इज रिलेटेड टू 376 एंड 376 A to D, तब फिर उसमें क्या है, डे टू डे इंक्वायरी बेसिस पे उसको जल्दी से जल्दी डील विद करने की कोशिश होती है। और मजिस्ट्रेट का ये एक वो प्रोविजन है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर इस केस को डेली बेसिस पे सुन के इसकी कार्यवाही करके खत्म करे, 2 months विद इन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट। कितना वक्त यहाँ पर लगता है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फैजाबाद से एक दर्शक अजय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, बताइए। सर, मेरी सिस्टर का जो है 2005 से मुकदमा चल रहा है, इसका जो है दहेज प्रथा का जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अगला जो है, जो हमारे ये हैं, वो कम से कम 6 महीने 1 साल से नहीं आ रहे हैं मुकदमे पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैम, इनका सवाल ये है, 2005 से दहेज प्रथा का मामला चल रहा है इनकी सिस्टर का, और काफ़ी वक्त से जिनके खिलाफ ये मामला चल रहा है वो लोग कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, इसमें कोई एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें ये क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे में आपको एक एक्सपार्टी डिग्री, एक्सपार्टी के लिए एक तुरंत एक एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। अगर वो लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट उसमें एक्सपार्टी डिग्री कर सकता है, ताकि क्योंकि वो अपेयर नहीं हो रहे हैं तो आपके फेवर में वो फैसला चला जाएगा। तो ये अपने वकील से बोल के ये सारी चीज करवा सकते हैं, एक्सपार्टी का जो बोल। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। हम यहाँ बात कर रहे थे कि कितनी लंबी प्रोसेस यहाँ खिंचती है, जैसे कि आपने बताया कि इतने कम वक्त में ये सारी चीज़ों पर सुनवाई बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि मामले ज़्यादातर खिंच जाते हैं। तो कुछ टाइम लिमिट बाउंडेशन ऐसा कुछ है यहाँ? ये मैंने आपको जैसे बताया 376 वाले केस में एक मैजिस्ट्रेट को है कि उसमें बाउंडेशन है कि विद इन 2 months आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट वो जल्दी से जल्दी डे टू डे ट्रायल बेसिस पे करके सारे विटनेस का एग्जामिनेशन करके उस केस को ख़त्म करके उसमें अपनी वर्डिक्ट दे दें। एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर कुछ मिसयूज़ भी होता है, जैसे स्टॉकिंग जैसे मामले हैं। अगर ऐसे मामलों में कोई मिसयूज़ निकलकर सामने आता है तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान? मिसयूज़ इन द सेंस कि अगर आप देखें तो फिर विमेन जो उसको लगातार उसको घूरा जा रहा है, उसकी हर एक एक्टिविटी को स्टॉक किया जा रहा है, ऐसे में विमेन को ये पूरा लॉ की तरफ से पूरा ये राइट दिया गया है ताकि वो अपनी पुलिस में कंप्लेन करवा सके और उसके खिलाफ नेसेसरी एक्शन ले सके। ये सारी चीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। तो दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि 2013 के बाद आपराधिक कानूनों में संशोधनों पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर संशोधन किए गए हैं और वो कितने लाभकारी हैं, कितनी आपको ज़रूरत उनकी पड़ सकती है। इससे जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और हमारे साथ लगातार रश्मि सिंघानिया जी जुड़ी हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट की। रश्मि जी, एक चीज़ और बड़ी अहम यहाँ पर मैं मानता हूँ वो जानना चाहिए कि संशोधन जो हुए हैं इनसे जुड़े कई ऐसी और बातें हैं जो यहाँ पर जनता को जाननी चाहिए, जो कई लोगों को यहाँ पर नहीं पता होगी। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। लुधियाना से हमारे साथ राम इस वक्त जुड़ चुके हैं। कहिए राम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। ये तो सर यही कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जो ग्रामीण इलाके में प्राइमरी स्कूल है जी, प्राइमरी स्कूल में मास्टर लोगों की तनख्वाह जो है 25,000 है, 30,000 है या 35,000 है। वो लोग क्या करते हैं, एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं, एक कुर्सी आगे रख लेते हैं, एक कुर्सी पर पैर रख लिए। कोई बच्चों को पढ़ाने का कोई ध्यान, मतलब कि इतनी लापरवाही होती है। तो सरकार जो है नीचे स्तर पर ही देख रही है, सिर्फ शहरों में देख रही है, और जो है निचले स्तर पे जैसे कोई भी ग्रामीण इलाका हो गया, कोई भी कानून हो गया, वहाँ के नागरिकों के लिए कोई नियम नहीं है। नहीं, नियम बने हुए हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप किस तरह, क्या किसी तरह की कानूनी मदद आप चाहते हैं? मैं सर ये चाहता हूँ कि सरकार जो है सबसे पहले जो सरकार में लोग हैं जो नौकरी पेशे में है, चाहे वो चपरासी हो चाहे कोई भी हो, ये लोग इतनी लापरवाही से काम क्यों करते हैं?
और आम जनता के साथ सही तरीके से राम जी, पेश नहीं आता है कोई। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी कमी है और इसको हम सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर सुधारना होगा और हम सभी लोग इसको सुधार सकते हैं। लेकिन क्या कोई कानूनी मदद आप चाहते हैं हमसे? कहने का मतलब ये है कि सरकार, देखिए सबसे बड़ी तो पंचायत में ग्राम प्रधानों की कमी है। कोई चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। मैम, क्या कुछ और पहलू हैं जो यहाँ पर जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है? जी, एक इसमें 54A CRPC में अमेंडमेंट हुआ है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है अक्यूज़ के बारे में, अगर वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो ऐसे में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में वो अपना स्टेटमेंट देंगे और वो पूरा वीडियोग्राफ होगा। और अगर इन द मीन टाइम अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उनकी कुछ समझने में, इंटरप्रेट करने में उनकी कुछ हेल्प चाहिए, तो वो स्पेशल एडुकेटर और इंटरप्रेटर की हेल्प लेके, और वो पहले क्या होता था, मेंटली और फिजिकली कोई रिटार्डेड है उसके विटनेस को पूरा डिस्कार्ड कर दिया जाता था, अब उनकी विटनेस भी पूरी काम में आती है। एंड सेकेंडली, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कोई विमेन अगर देती है अपने अगेंस्ट, जो उसके अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, तो वो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन फ्रंट ऑफ अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी अदर वुमेन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। एंड अनदर थिंग इज कि अगर किसी विमेन के साथ असॉल्ट होता है, वो खुद अगर मेंटली और फिजिकल डिसेबल है, तो वो एक पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका स्टेट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा। और अगर वो इनकेपेबल है, वो उसके घर जाकर, अगर लगता है कि वो रिकॉर्ड करने लायक है, तो वो उसके घर जाकर भी रिकॉर्ड करके उसकी ऐसे पूरी इसके सेफ्टी और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये सारे प्रावधान और अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, राजकुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? सर, मेरे भाई मेरे जो भाभी हैं वो अपना लड़ झगड़ के घर पे चले गई। उन्होंने जाके 7 साल होगी शादी को, दो लड़कियां थी, उन्होंने जाके तो लेनी, उन्होंने केस डाल दिया महिला वोमेन सेल में जी। तो मेरे को नहीं मारा पीटा है और ये इस तरह से, और फिर दूसरा वहाँ पे कोई सोल्यूशन, उन्होंने फिर डीसी ऑफिस में जाके केस होता है, उन्होंने डीसी ऑफिस वालों ने उन्होंने केस के लिए फॉरवर्ड कर दिया। फिर घर वालों का नाम उन्होंने FIR कर दिया। मतलब कोई अपराध नहीं होने के बाद भी, मतलब पूरे घर वालों का उन्होंने FIR वगैरह कर दिया। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल राजकुमार जी, आपकी मदद यहाँ पर की जाएगी। मैम, इनका केस ये है कि इनकी भाभी हैं और वो चली गई हैं, बेटियाँ भी हैं 2, वो चली गई हैं और उसके बाद वुमेन सेल में कंप्लेंट की है। उसके बाद से मारपीट इनके परिवार के लोगों के साथ की गई है। इन पर केस लगातार किया जा रहा है, FIR दर्ज कर दी गई है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में ये क्या कुछ कर सकते हैं, क्या मदद ले सकते हैं? काम आप अगर आपको समन इश्यू हुए हैं तो आप एक एप्लीकेशन फॉर बेल डाल दीजिए। अगर आप और अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अगर जो आपके फेवर में हैं, अगर आपको लगता है तो वो प्लेस कर दीजिए, आपको बेल मिल जाएगी और आपको रिलीफ भी मिलेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार जी। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से एक और दर्शक राजेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ जी। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ सर, हम सर ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि एक बादमी है, जैसे मेरी बाइक से कई सारे केसेस चल रहे हैं, ठीक है, तो उसने एक ACM कोर्ट में जो बयान शपथ किए हैं, ठीक है, और दूसरी कोर्ट में उसी के मतलब दूसरे उल्टे बयान दिए हैं, तो क्या हम ACM कोर्ट के जो बयानों की कॉपी है हम दूसरी कोर्ट में लगा सकते हैं? दूसरी कोर्ट में जब लगाते हैं तो वहाँ के जो जज साहब हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं किया, इसलिए हम इसको नहीं मानते। अच्छा, मतलब वही चीज जो एक कोर्ट में कह चुकी है उसके अगेंस्ट में दूसरी कोर्ट में कहा जा रहा है, और क्या दूसरी कोर्ट उस चीज को नहीं मानेगी कि इस कोर्ट में ये चीज कही गई है, हमारी कोर्ट में तुम ये चीज क्यों कह रही हो? एक कोर्ट में एक अलग। जी जी, तो आप ये चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं? एक कोर्ट में एक बयानबाजी की, हाँ, ये अलग अलग जो बयानबाजी हो रही है, तो इसमें क्या हम उसको कोई सजा नहीं दिलवा सकते? क्या दूसरी कोर्ट क्यों नहीं मानती इस चीज के लिए? ये कौन बयान, किसके बयान के बारे में आप बात कर रहे हैं? जैसे मेरी पत्नी ने बयान दिया है, ठीक है, जान लेते हैं, बिल्कुल जान लेते हैं। इनकी पत्नी है, इन्होंने एक कोर्ट में कुछ और बयान दिया है, दूसरे कोर्ट में कुछ और बयान दिया है। जब ये बयान की कॉपी वहां पहुंचाते हैं तो जज साहब बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा बयान नहीं दिया गया है। तो ये इनका जो चाहना है, ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कार्रवाई हो सकती है अलग अलग बयान देने की वजह से।
ऐसा ये कुछ? तो जज आप जब उसकी कॉपी जो पहले उन्होंने बयान दिया था जिस कोर्ट में उसकी कॉपी अगर पेश करते हैं वो तो जज के ऊपर है कि हाउ ही टेक्स द एविडेंस। तो अगर उसको वो ध्यान में रख के अगर कुछ करते हैं तो he'll get the verdict in his favor। शुक्रिया रात को आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेश जी, बातचीत के लिए। मैम, आखिर में मैं एक चीज़ और आपसे चाहूँगा कि इतना बदलाव यहाँ पर हुआ है, इतने उपयोगी कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, संशोधन यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर अभी तक जो अपराध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि भविष्य में भी इसकी और ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर अभी तक जो कोशिश की गई है वो यहाँ पर नाकाफ़ी है, या फिर कोई जागरूकता की कमी है, ऐसा कुछ कानूनी पेचीदगियों को देखने में? जी, एज पर लॉ इज कंसर्न तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स बना दिए गए हैं। अब तो सोसाइटी को ही जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि वो अपना जो परसेप्शन है टुवर्ड्स द लेडीज़, टुवर्ड्स द वुमेन, वो पूरा थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि आजकल के 21st सेंचुरी में विमेन आर एट पार, वर्किंग विद एट पार विद मेन। सो अगर जब तक उनका परसेप्शन ठीक नहीं होगा द क्राइम विल इंक्रीज। सो दे हैव टू बी, इट हैज़ टू बी बोथ वेज, सो देन ओनली द क्राइम टुवर्ड्स द वुमेन विल एंड। बिल्कुल, शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।